चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और क्लास हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम लोग के पास टॉपिक आपको दिए थे 18 तक। क्वेश्चन बन गया होगा, बस एक क्वेश्चन कल वाला ही रिवाइज कर देते हैं। एक क्वेश्चन बना देगा जल्दी से। तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है कि ठीक है, दो बैग है। ठीक है, ध्यान से देखो, दो बैग्स है। एक में आपका एक रेड और चार ब्लैक, और दूसरे में आपका दूसरे में आपका दो रेड और दो ब्लैक। एक में एक रेड चार ब्लैक, दो रेड दो ब्लैक बॉल है। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बैग। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बैग। दोनों बैग से एक एक बॉल निकाल ले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। दोनों का जो दोनों बॉल होगा वो अलग अलग कलर का होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। देखो तुम्हारे पास इस तरह का बैग है, ये एक बैग है, बोथ बॉल आर ऑफ डिफरेंट कलर। दोनों बैग से एक एक बॉल निकालें, क्या चांसेस है कि दोनों अलग अलग कलर का होगा। दोनों अलग अलग कलर का होगा। तो अगर आपको याद है, कंफर्म है, तो अपने से बना लीजिए, वीडियो 5 मिनट रोकिए और बना लीजिए। और जिनको नहीं है, ठीक, बस ऐसा हो तो गया, वैसा भी कल 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते, लेकिन तब भी एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। देखो, बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर मतलब क्या हुआ कि दोनों से अलग अलग कलर का बॉल निकले। मतलब क्या हुआ अलग अलग निकले, मतलब पहले से रेड एंड सेकंड से ब्लैक, या पहले से ब्लैक एंड दूसरे से रेड। तो आपको जैसे बताया कि सबसे पहले आप इवेंट लिखिए, क्लियर इवेंट लिखिए। रेड फ्रॉम फर्स्ट, रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, फर्स्ट से रेड का निकलना, एंड ब्लैक फ्रॉम सेकंड, और सेकंड से ब्लैक का निकलना। या आपका सेकंड तुम्हारे पास क्या हो गया, रेड फ्रॉम, देख लीजिए, ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से ब्लैक का निकलना, एंड रेड फ्रॉम सेकंड, और सेकंड से रेड का निकलना, रेड फ्रॉम सेकंड। देखिए, ये आपका इवेंट्स है, ठीक है, बस ये मेन इवेंट्स है। मेन सब चीज जो आप समझ रहे हैं वो इसको लिख लिया जाए। अरे बस एक रेड और चार ब्लैक कलर से फिर मिटाएं हम इसको, ठीक है। एक रेड और चार, देखो यही लगता है, मालूम अलग भी था तो यही, दो रेड और ये आपका दो ब्लैक, ठीक है। अब देखिए, एक था, मान लो कहा कि रेड फ्रॉम फर्स्ट और रेड फ्रॉम सेकंड, बताइए इसके बाद आपको हम इवन डिक्लेयर करेंगे कि हाँ, यहां तक को हम इवन माने। इवन क्या हो गया, इवन तुम्हारे पास क्या हो गया, रेड फ्रॉम फर्स्ट एंड रेड ब्लैक फ्रॉम सेकंड, रेड फ्रॉम फर्स्ट, रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट, एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड, ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड, और सेकंड से ब्लैक का आना। रेड फ्रॉम फर्स्ट एंड ब्लैक फ्रॉम सेकंड, रेड फ्रॉम फर्स्ट एंड ब्लैक फ्रॉम सेकंड। बोलिए मैथमेटिक है ये इवन का पूरा, ये पूरा इवन आपने बनाया हो ना। ये आपका इवेंट ए और इवेंट बी, यहां से इवेंट ए, रेड फ्रॉम फर्स्ट, रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट से रेड का निकलना। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट, नंबर एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग से रेड का निकलना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तुम्हारे पास क्या हो गया, 5C1 यानी कि 5। नंबर ऑफ इवेंट ए बराबर दिस इज 1C1 यानी कि 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/5। इसी प्रकार से बी का बात करें, इवेंट बी पूरा डिक्लेयर करना। इसी प्रकार से उसमें तुम्हारे पास क्या है, ब्लैक फ्रॉम सेकंड, तो सेम प्रोसेस है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सब निकालेंगे, समझते हैं। सो दिस इज 4/5, सॉरी सेकंड से ना, ब्लैक फ्रॉम सेकंड तुम्हारे पास क्या हो गया, 2/4। बोलो याद ठीक है। अब ये तुम्हारे पास एक रेड चार ब्लैक, हम लिख ले रहे हैं, भूल नहीं, ठीक है, दो रेड और दो ब्लैक। इसके बाद तुम्हारे पास क्या है कि बाय कॉमन सेंस, अगर हम लोग कॉमन सेंस का यूज करते हुए चले, A and B are independent events. So by multiplication theorem, according to multiplication theorem,
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर जस्ट PA गुना PB, PA गुना PB। सो PA का वैल्यू हो गया 1/5 और दूसरा हो गया 2/4। सो ये आपका हो गया 2/20। क्या आप लोग यहां तक पहुंच गए? कोई दिक्कत है ना? सो ये आपका प्रोबेबिलिटी देखो, ठीक है। मेन तो यही इवेंट्स है, ठीक है। इवेंट्स हम अब शॉर्ट में कर दे रहे हैं इसको। E1 को आप लिखना शुरू किए, जिसमें आप पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें तो रेड फ्रॉम फर्स्ट 1/5, यही जो चीज है उसी को शॉर्ट कर दे रहे हैं, कोई चीज जगह नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यूज 10 as 2/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिस इज 2/20। ये हो गया 2/20। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का वैल्यू आ गया दिस इज 2/20। सो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का वैल्यू हो गया दिस इज 2/20। इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट है इवेंट E2। इवेंट E2 को आप निकाले सेम प्रोसेस से निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जिसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D, और C का मतलब क्या होगा? पहला से ब्लैक का निकलना, तो क्या हो जाएगा 10 4/5 और दूसरे से रेड का निकलना 2/4 यानी 8/20। ना E1 निकल गया है, E2 निकल गया। अब और का कमाल अड़ेगा बस बाय, ठीक है। ये E1 आता यहां तक आ गया, E2 का वैल्यू आ गया। अब और को कनेक्ट करना है ना। as E1 and E2 are exclusive, ये दोनों एक्सक्लूसिव है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं? PE1 प्लस PE2 और इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या हो गया? 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एक आ गया 2/20, एक हो गया 8/20 माइनस 0, सो 10/20। ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मतलब ओवरऑल हम इतना ही करना चाहते बार बार कि यही मेन लाइन। और आप भी ध्यान दिए होंगे तो क्वेश्चन आराम से बन रहा होगा, नहीं ध्यान दीजिएगा तो नहीं बनेगा। थोड़ा सा तो ध्यान करना ही पड़ता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अटेगा, नेक्स्ट में आइए, ठीक है। अब इस टॉपिक पर लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। बढ़िया से टॉपिक को समझते हुए चले, एक एक करते हुए समझते हुए चले, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक को लेते हुए चल रहे हैं। अब देखो एक क्वेश्चन नंबर 13 में हो सकता है दिक्कत रहा हो। तुम्हारे पास क्या है, डाटा हमको भी याद नहीं है लेकिन ऐसे ही अच्छा बुक से देख लेते हैं एक बार। अड़ेगा बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कोई मैसेज कर रहा था, 13 में कोई प्रॉब्लम आ रहा था। तो एक वर्ड आया उसमें बोला रिप्लेस्ड का मतलब होता है कि कमी को जो पूरा कर दिया गया, क्षतिपूर्ति कर देना। बॉल आर रिप्लेस बिफोर द सेकेंड ड्रॉ, मतलब पहला बार जो बॉल निकाले दूसरा बार वही कलर का बॉल डाल दिया गया ताकि कमी जो है वो पूरा हो जाए। ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो क्या बोला, एक बैग में 5 व्हाइट और 9 ब्लैक बॉल है। एक बैग में 5 व्हाइट और 9 ब्लैक बॉल है। 3 balls आर ड्रॉन ट्वाइस, 3 करके 2 बॉल निकाले, 3 बॉल निकाले फिर 3 बॉल निकाले, लिखा बॉल आर रिप्लेस बिफोर द सेकेंड ड्रॉ। मतलब पहला बार जो बॉल निकला था वो हम निकाले, दूसरा आदमी सेम कलर का वो बॉल डाल दिया। जैसे हम निकाले दूसरा आदमी सेम कलर का वो बॉल डाल दिया ताकि बैग में कोई तरह का अंतर नहीं आया। बॉल आर रिप्लेस बिफोर द सेकेंड ड्रॉ। ठीक बस पहला बार 3 व्हाइट और दूसरा बार 3 ब्लैक निकले। जैसे इस बार 3 व्हाइट, अब जैसे मान 3 व्हाइट तो 2 व्हाइट हो गया होगा, दूसरा आदमी 3 व्हाइट डाल के फिर से बैग एडजस्ट कर लिया, यही बैग फिर से हो गया। सेकंड पॉइंट समय में बैग वही हो गया। अब इनमें से 3 ब्लैक का निकलना, पहला बार 3 व्हाइट आ जाए और दूसरा बार 3 ब्लैक बॉल आ जाए। इसका क्या चांसेस है? पहला बार 3 व्हाइट आ जाए, दूसरा बार 3 ब्लैक आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। ठीक बात, पहला बार 3 व्हाइट आ जाए, दूसरा बार 3 ब्लैक आ जाए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कमी बस क्वेश्चन में ये खासियत था कि आपका बॉल रिप्लेस कर रहा था, यानी कि जो हम कमी हो गया तो उसको पूरा कर दिया गया। मतलब आप हम इजी क्वेश्चन में आ गया कि ये समझने के लिए समझ सकते हैं कि 2 बैग है, पहला में से 3 व्हाइट निकला, दूसरे में से 3 ब्लैक निकला। हम इवेंट के लिए नहीं लिख सकते हैं कि 3 व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम 3 व्हाइट ball is a drawn
फ्रॉम फर्स्ट बैग ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड 3 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। इसमें तो और इजी है, एक ही घटना था। 3 ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग। बोलो मैथमेटिक है, बस इतना ही था। इसका ही निकाल लो प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो पीए निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 10 एज अ ब्लैक व्हाइट का निकालना 5c3 डिवाइड बाय 14c3। इसी तरह से पीबी निकालेंगे तो ये वैल्यूज क्या हो गया 9c3 डिवाइड बाय 14c3 एज बाय कॉमन सेंस लिख देना दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर जस्ट पीए गुना पीबी, पीए गुना पीबी। सो 5c3 इंटू 9c3 और डिवाइड बाय 14c3 गुना 14c3, जिससे आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है। दिक्कत नहीं आएगी। तो बॉल और रिप्लेस का मतलब समझ गया, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, कल एक क्वेश्चन तुमको हम 17 और 18 दिए थे, आप बनाते लिए होंगे, कल समझाए भी थे। क्या बोले थे, ए का सच बोलने का चांस है 90%, बी का सच बोलने का चांस है 80%। कुछ भी रहा, मीनिंग जैसे ही था। कारण कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी कॉन्ट्राडिक्ट इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, दे विल बी कॉन्ट्राडिक्ट इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। ठीक है, तो आज हम यहां से ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप कल इसको बना लिए होंगे, लेकिन आज मेरा पहला बेस क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन हम शुरू कर रहे हैं यही क्वेश्चन के साथ। क्या गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक ट्रुथ, ए स्पीक ट्रुथ, ए सच बोले, इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 90%, यानी कि 9/10। अड़ेगा प्रोबेबिलिटी दैट बी स्पीक ट्रुथ, बी स्पीक ट्रुथ, प्रोबेबिलिटी दैट बी स्पीक ट्रुथ, ये वैल्यूज क्या हो गया 8/10। इसके बाद प्रोबेबिलिटी आप निकालना सिखाए थे कि पहले इवेंट लिखिएगा ए स्पीक ट्रुथ एंड बी स्पीक लाई, कॉन्ट्राडिक्ट वाला क्वेश्चन है, और बी स्पीक लाई एंड ए स्पीक लाई एंड बी स्पीक ट्रुथ, ये तो आप भी बता चुके। अब एक प्रोसेस तो अब कल था ही, वही सही भी है। अब इसी का डायरेक्ट आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, देखो डायरेक्ट ध्यान से देख लेना। अड़ी बस ए स्पीक ट्रुथ इतना ऐसा, ठीक है। तो देखो सेकंड मेथड में क्या, सेकंड मेथड हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, सेकंड मेथड में स्टार्ट कर ले रहे हैं। तो ए स्पीक ट्रुथ, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक लाई, अगर हम लाई का निकालें तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक लाई, ये सच बोलने का है 9/10, तो उसका हो जाएगा 1 माइनस 9/10, इसका मतलब 1/10। और प्रोबेबिलिटी दैट है बी स्पीक लाई, नहीं भी लिखो चलेगा, लेकिन अगर लिख देते तो और अच्छा है। स्पीक लाई, ये वैल्यूज क्या हो गया 1 माइनस 8/10, दिस इज 2/10। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, क्या प्रोबेबिलिटी हो, अपने आप को समझाओ क्या मतलब था। ए स्पीक ट्रुथ, ए स्पीक ट्रुथ एंड, चाहो तो वो लाइन लिख सकता है लैंग्वेज वाला, ए स्पीक ट्रुथ एंड बी स्पीक लाई। ठीक, बस या डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो ऐसा, ए स्पीक ट्रुथ एंड बी स्पीक लाई। ए देखो ये डैश से मैं बी बोलते स्पीक ट्रुथ, उसका उल्टा क्या हो गया डैश, प्लस प्लस ए स्पीक लाई एंड बी स्पीक ट्रुथ। ठीक बात, एंड रहा तो इंटरसेक्शन और रहा तो प्लस डायरेक्ट। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के हिसाब से, एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो क्या लिख सकते हैं, सो पी ए गुना पी बी डैश, देखो शॉर्ट में हो गया। अब डायरेक्ट आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, जैसे बड़ा बड़ा केस में ये काम करता है, ये छोटा में बनेगा 9/10, और बी स्पीक लाई मतलब 2/10, ये हो गया आपका 1/10, और ये हो गया आपका कितना, बी का बात करें तो 8/10, 9 18 8 26/100। सो कॉन्ट्राडिक्ट होने का ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ये बात समझ में। ये आप डायरेक्ट ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ए स्पीक ट्रुथ एंड बी स्पीक लाई, समझना वही है, समझे वही, लिखे केवल शॉर्ट में, ए स्पीक ट्रुथ एंड बी स्पीक लाई, और ए स्पीक लाई एंड बी स्पीक ट्रुथ, समझे वही, पूरा मीनिंग तो वही निकला, केवल लिखने का तरीका बदल दिया।
तो आज हम लोग इसी तरीके का यूज करेंगे ताकि थोड़ा शॉर्ट में बने, जल्दी में बन सकता है। ठीक है, अब आओ देखो, अब आज का एक बेस क्वेश्चन इसी पर ले जाना, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। आज एक बेस क्वेश्चन आज का एक तैयार करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा साधा क्वेश्चन है। अड़ेगा बढ़िया से केवल प्रैक्टिस कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला कि 3 स्टूडेंट्स है, अड़ेगा 3 स्टूडेंट्स है ए बी सी, 3 स्टूडेंट्स है ए बी सी, ठीक है। उसके द्वारा किसी क्वेश्चन को सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, रेडीमेड्स, ठीक है। लिखा है स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग एनी क्वेश्चन बाय 3 स्टूडेंट ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली। देखिए ए के द्वारा सॉल्व हो, इसका प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास दिया हुआ है, दिस इज 1/5। बी के द्वारा सॉल्व हो, इसका प्रोबेबिलिटी है 2/3। सी के द्वारा सॉल्व हो, इसका प्रोबेबिलिटी 1/10। ऐसा दिया हुआ है कि 3 स्टूडेंट्स के द्वारा किसी क्वेश्चन का सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी दिया रेस्पेक्टिवली 1/5, 2/3, 1/10। अब क्वेश्चन क्या है कि इफ ऑल 3 ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगा that exactly one of them will solve the question? What is the probability that exactly one of them will solve the question? What is the probability that exactly one of them will solve the question? क्वेश्चन हमारे आप सभी 3 स्टूडेंट्स के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी रेस्पेक्टिवली दीज एंड दीज है। इफ तीनों का तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, क्या चांसेस है कि exactly one of them will solve the questions। अब मीनिंग समझो, अब तुम इस क्वेश्चन समझो, बताओ exactly one का मतलब समझ रहे? अगर तुम्हारे पास ये बोले कि 3 क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व करने की कोशिश करे, क्या चांसेस है कि exactly one solve the question? मतलब exactly one का मतलब एक करे और बाकी 2 ना करे, एक करे और बाकी 2 ना करे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? So exactly one, सोचो बढ़िया से, exactly one मतलब एक करे और 2 ना करे। इसको खोल लीजिए, क्या आ सकता है? मतलब ए के द्वारा सॉल्व हो एंड बी के द्वारा सॉल्व ना हो एंड सी के द्वारा सॉल्व ना हो, या ए के द्वारा सॉल्व हो जाए, देख लो बढ़िया से, ए के द्वारा सॉल्व ना हो, बी के द्वारा सॉल्व हो जाए और सी के द्वारा सॉल्व ना हो, या अड़े बस पर पूरा वर्ड को खोलते हुए लिखते चल जाए। ए के द्वारा सॉल्व ना हो, बी के द्वारा सॉल्व ना हो, लेकिन सी के द्वारा सॉल्व हो जाए। ये डैश का मतलब समझ रहा है? डैश का मतलब नहीं होना। अब ले लेते हैं एज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंस, मतलब पहला आदमी करे या ना करे, दूसरे का मतलब है एज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंस, एज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंस, एज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंस। सो बताइए क्या लिख सकते हैं? Exactly one of them will solve the question। सो क्या लिखे? सो हम लिख सकते हैं दिस इज पी ए गुना पी बी डैश गुना पी सी डैश प्लस प्लस पी ए डैश गुना पी बी गुना पी सी डैश प्लस प्लस दिस इज पी ए डैश प्लस इंटू पी बी डैश इंटू पी सी। बताइए क्या यहां तक बात ठीक है? सर एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन। बताइए पी ए, आप पी ए का मान 1/5, पी बी डैश इसका वैल्यू निकाल लोगे तो 1/3, पी सी डैश का वैल्यू 9/10। इस तरह से बाकी सबका वैल्यू निकाल लो, जो आएगा वो फाइनल आंसर। तो आज का बेस्ट क्वेश्चन है रिवर्स, आज का बेस्ट क्वेश्चन है क्या आपसे हो गया? बात समझ में आ गई? एक बार फिर से तो अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, केवल ये वाला लाइन को प्रैक्टिस करते हैं। देखो हम क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब हम अगला क्वेश्चन बढ़ने के पहले इस लाइन का थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये लाइन आप लिख सको तो बेहतर रहे। ठीक बस जैसे ये रहा कि 3 स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन है, 3 स्टूडेंट्स के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व होने का प्रोबेबिलिटी रेस्पेक्टिवली गिवन है। व्हाट, केवल ये वाला लाइन लिख के दीजिएगा, केवल ये लाइन, what is the probability if all three of them A, B, C, all 3 of them try to solve the question, what is the probability that exactly one of them will solve the question? Exactly one, बोलो आपसे लिखा है बस, what is the probability that exactly one of them will solve the question? बोले
वीडियो 2 मिनट रख लो और सोच के देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अरे वही वाला अभी जो दिखे थे अभी तो ठीक है, हम जान के रिपीट किए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 स्टूडेंट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब एक के द्वारा हो और बाकी 2 के द्वारा ना हो, एक के द्वारा हो बाकी 2 के द्वारा ना हो, मतलब ए के द्वारा हो एंड बी के द्वारा ना हो एंड सी के द्वारा ना हो, या ए के द्वारा हो ना हो एंड बी के द्वारा हो एंड सी के द्वारा ना हो, या दिस इज ए के द्वारा ना हो बी के द्वारा ना हो एंड सी के द्वारा हो जाए। मतलब आप लिखे मेरे पास, ठीक है। क्या आप ये लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन, 3 स्टूडेंट सॉल्व करने का कोशिश करें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन, 2 के द्वारा सॉल्व हो जाए। एग्जैक्टली 2 बताओ कैसे लिखें? एग्जैक्टली 2 मतलब ए के द्वारा हो एंड बी के द्वारा हो एंड सी के द्वारा ना हो, इस तरह से लिखना चाहिए। बोलो आप लिख पाएंगे? तो आप इसको लिख लो, अपनी जगह छोड़ देते हैं एग्जैक्टली 1। उसके बाद आप ठीक है बना ऑल ऑफ 3। देखो इसके बाद तुम्हारे पास क्या बचा है, एग्जैक्टली 2 हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास आता है कि ऑल ऑफ देम सॉल्व द क्वेश्चन, इसके बाद नन ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक बस none of them will solve the question। इसके बाद आओ at least 2 of them will solve the questions, ठीक बस at least 1 of them will solve the question, ठीक है। 3 students will try to solve the question, what is the probability that at least 1 of them will solve the questions, ठीक है। अब इसको फिलअप करने की कोशिश करो, जैसे हम ये लिख दिखा ना एग्जैक्टली 1 का हम ये ब्लॉक लिखे, उसी तरह से आप बाकी सबका ब्लॉक लिखो, फिर 5 मिनट के बाद हम बात करते हैं।